नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं शकील साजिद। बढ़ते हैं खबरों की ओर। कोरिया रवानगी से पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने देश भर में उत्पन्न कोयला संकट को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने बताया कि भारत सरकार द्वारा कई ट्रेनों को कोयला सप्लाई के चलते बंद कर दिया गया है। बावजूद इसके कोयले की आपूर्ति केंद्र सरकार नहीं कर पा रही है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में उन्होंने रेल मंत्री से भी बातचीत की है कि छत्तीसगढ़ में बंद हुई ट्रेनों को वापस शुरू किया जाए, लेकिन अब भी जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान उन्होंने उदयपुर में घटित घटना की भी निंदा की। वहीं भाजपा नेताओं के साथ आरोपियों के वायरल हो रहे फोटो को लेकर भी भाजपा पर हमला बोला है। उन्होंने सवाल किया कि जो अपराधी है उनका भारतीय जनता पार्टी से क्या संबंध है और आखिर क्यों भाजपा नेताओं के साथ इन आरोपियों के फोटो वायरल हो रहे हैं। बात किया, यहाँ ट्रेनिंग शुरू करो, और जब सांसद चुने गए हैं और केंद्र का मामला है तो इन लोगों को बात करनी चाहिए। प्रदेश की जनता के हित में उन लोगों को रखना चाहिए। आज ट्रेन है वो गरीब लोगों के लिए सबसे सस्ता ट्रांसपोर्टेशन है। जो काम 15 रुपये में होता है वो 1500 रुपये लगता है। यदि टैक्सी किराया करके जाएंगे तो महंगा पड़ेगा। तो गरीब लोगों के, मध्यम श्रेणी के लोगों को आने जाने में दिक्कतें हो रही है और महंगा हो रहा है। बैकुंठपुर विधानसभा में दौरा है आपका। देखिए, ट्रेन भी बंद कर दी है भारत सरकार। हमारे छत्तीसगढ़ कितनी ट्रेनें बंद हो गई, उसके बाद भी कोयला पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि उनकी रणनीति असफल रही है और कोयले की पूर्ति के लिए अब ये है कि विदेशों से कोयला लाने के लोग कर रहे हैं, जो बहुत महंगा कोयला है। 17-18 हज़ार रुपया प्रति टन के हिसाब से लाएंगे तो बिजली फिर महंगा होगा। प्राइवेट सेक्टर को दे ही नहीं रहे थे, तो ये निश्चित रूप से आने वाले समय में गंभीर स्थिति उत्पन्न होगी। सर, कांग्रेस से बात नहीं हो रही है। देखिए, जो उदयपुर की घटना है उसको जिस प्रकार से बर्बर हत्या की गई है, उसे कोई सभ्य समाज कभी उसे स्वीकार नहीं करेगा। उसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है और मैंने भी मांग की उसको जल्दी से जल्दी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन दूसरा जो एंगल जो आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए कि जो अपराधी हैं उनका उनके क्या संबंध है। क्यों लगातार सोशल मीडिया में बात आ रही है कि उनके संबंध हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट करना चाहिए कि उनके संबंध हैं कि नहीं हैं। क्या षड्यंत्र तो नहीं है इस प्रकार के सांप्रदायिक दंगे भड़काने के। ये एक एंगल है कि लोगों को ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार से दंगे कराओ। उसके पीछे षड्यंत्रकारी कौन है, ये इनके साथ संबंध है, ये एक जांच का विषय है। सर, हैदराबाद में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज फिर एक बार अपने प्रदेश व्यापी दौरे पर कोरिया जिले के लिए रवाना हो गए। रवानगी से पहले उन्होंने अपने दौरे की जानकारी दी और बताया कि आज कोरिया के बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र में उनका दौरा रहेगा। यहां विभिन्न कार्यक्रमों में वे शामिल होने वाले हैं। उन्होंने बताया कि इसके बाद गौरेला पेंड्रा मरवाही इलाके में भी दौरा करेंगे। वहीं अमरकंटक मंदिर जाकर भगवान का दर्शन भी करेंगे। इस दौरान उन्होंने बताया कि सरगुजा संभाग का यह आखिरी विधानसभा दौरा है। उन्होंने बताया कि इससे पहले भी बस्तर और सरगुजा संभाग के गांवों का दौरा उन्होंने किया है और दोनों संभागों में पहले से बेहतर स्थिति पाई गई है। उन्होंने बताया कि सबसे ज्यादा मांग बैंक और आत्मानंद स्कूल से संबंधित रही है। सरगुजा संभाग के भी यह आखिरी विधानसभा, बस्तर संभाग भी पूरा हो गया। उसके बाद अब मैदानी क्षेत्र में रायगढ़ वगैरह सब शुरू करेंगे। सबसे ज़्यादा मांगें क्या आई हैं अभी आपके पास? देखो, बस्तर में गए तो सबसे ज़्यादा मांग बैंक की आई, स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल की आई, सड़क पुल पुलिया की भी मांग रही है। और सरगुजा में भी कमोबेश वही स्थिति कि जो पुल पुलिया नहीं बन पाए हैं उसके सड़क की, और स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल, बैंक, इसकी डिमांड ज़्यादा है। देखिए, दोनों जगह के अलग अलग, हालांकि दोनों ट्राइबल कमिश्नरी है, लेकिन दोनों जगह के भौगोलिक सामाजिक परिस्थिति अलग अलग है। लेकिन दोनों जगह आर्थिक रूप से
पहले से बेहतर स्थिति है पिछले सरकार की अपेक्षा। किसानों के आय में वृद्धि हुई है, मजदूरों के, महिलाओं के। सबसे ज़्यादा जो मुझे खुशी मिलती है, जो महिलाएं जो स्वावलंबन की ओर आगे बढ़ रही है, तो उसके चेहरे में जो आत्मविश्वास दिखाई पड़ता है, वो सबसे बड़ी विशेषता है। निजी उद्योगों को कोयला नहीं मिल रहा है, एसएससी व्यवस्था का घेराव करने की घोषणा पत्र एक ऐसा माध्यम है जिसके सहारे सरकारें सत्ता के सिंहासन पर आसीन होती है। यह घोषणा पत्र जनता को चुनाव में लुभाने के लिए बनाया जाता है। हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में 36 वादों की, जहां कांग्रेस का वादा है कि 90% वादे पूरे हो गए हैं, लेकिन भाजपा इसे मानने को तैयार ही नहीं है। हमारी योजना थी जो आदिवासी कार्य मंत्रणा समिति में जो फैसले हुए, उसके परिपालन में ये निर्णय हुआ, जिसमें 9,623 पद सीधी भर्ती जो प्रिमिटिव ट्राइब्स हैं उससे लिया जाएगा। तो उस वर्ग से हमने सर्वे कराया और जितने पात्र पाया गया तो सबको हम तृतीय और चतुर्थ श्रेणी में उसकी भर्ती करेंगे। लेकिन वो अग्निवीर की तरह नहीं होगा, 4 साल के लिए नहीं होगा, उसकी भर्ती भी होगी और पूरे कार्यकाल करेंगे भी और पेंशन भी मिलेगी। अब जहां तक मैं ये समझता हूं कि भूपेश बघेल के सरकार बनने के बाद में जितना प्रोपोगंडा काम करने का काम ही केवल किया जा रहा है, वास्तविक में धरातल पे कुछ है नहीं। एक घटना तो आपको मालूम है, पिछले बार विधानसभा में उठाए थे कि 4,65,000 की नौकरी देने वाले मुख्यमंत्री विधानसभा में जवाब दिए कि 20,000 लोगों को नौकरी दिया गया है। मैं समझता हूं इससे ज्यादा असत्य कथन और क्या हो सकता है कि होर्डिंग लगाने के बाद में विधानसभा का कथन 10% जो आरक्षण देने की बात है सवर्ण को, आज भी छत्तीसगढ़ में सवर्णों को 10% आरक्षण नहीं मिल रहा है, जबकि अन्य राज्यों में उसका काफी लाभ लोगों को मिल रहा है। उसके बाद में यहां पर जो राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाने वाले संख्या उनकी कम होते जा रही है। ऐसा ना हो कि विलुप्त हो जाए, लेकिन जिस प्रकार से अभी लगातार घटनाएं हुई, उनके मृत्यु हुए, लगातार जो वो आज सुरक्षित नहीं है, कुपोषण के शिकार हो रहे हैं। और ऐसे समय में अब मुख्यमंत्री का ये कहना कि जब कहने के ऊपर भी इनके इसलिए मत जाइए कि विधानसभा का इनका जो कमिटमेंट है, वो कमिटमेंट को जब पूरे करने की स्थिति में नहीं है, तो बाहर में यदि कुछ बात बोले तो जब क्रियान्वयन हो जाएगा तब ये बात को मानेंगे। नहीं तो बहुत सारी ऐसी बातें उनके हैं जो धरातल पे नहीं है, केवल होर्डिंग पे दिखाई दे रहा है। अच्छा, महाराष्ट्र की घटना देखिए, भारतीय जनता पार्टी को अपने किए वादों को पहले ध्यान देना चाहिए। 2003 में जो वादे उन लोगों ने किए थे, 2008 में जो वादे किए थे, 2013 में जो वादे किए थे, उन वादों को तो भारतीय जनता पार्टी ने पूरा किया नहीं। हमारी कांग्रेस पार्टी ने हमारे जो 36 वादे हैं उनमें से अधिकांश वादे पूरे हो गए हैं और ये 1-2 कुछ बचे हैं, तो पूरे 5 साल के लिए अभी समय पूरा नहीं हुआ है, सारे वादे पूरे होंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा था 2003 में, उन्होंने खुद शराबबंदी की घोषणा की थी, 2008 में घोषणा की थी, 2013 में घोषणा की थी, किसानों का कर्जा माफ करने का उन्होंने कहा था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। धान का समर्थन मूल्य 2100 रुपया देने की बात कही थी भारतीय जनता पार्टी ने, 300 रुपया बोनस देने की बात भारतीय जनता पार्टी ने की थी। उन्होंने क्या पूरा किया है? आज देख लिया, हमारे सरकार ने किसानों को जो वादा किया था वो पूरा किया है। किसानों का कर्जा माफ किया, बिजली का बिल माफ किया, सिंचाई टैक्स माफ किया, धान का समर्थन मूल्य हम लोगों ने कहा था 2500 रुपया देने का, लेकिन इस साल तो 2640 रुपया और 60 रुपया मिल रहे हैं। तो निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार ने जो कहा है वो किया है। आपने स्वास्थ्य जांच शिविर का नाम तो सुना ही होगा, जहां लोग जाकर अपने स्वास्थ्य की जांच कराते हैं। एक ऐसा ही जांच शिविर यातायात विभाग द्वारा लगाया जा रहा है, जिसमें लोगों की नहीं बल्कि स्कूल बसों की फिटनेस की जांच की जाएगी। दरअसल कोरोना काल के लंबे अंतराल के बाद अब सभी स्कूलों का संचालन सामान्य रूप से शुरू हो गया है, लेकिन इस अंतराल में स्कूल बसों की स्थिति बहुत खराब हो गई है। ऐसी स्थिति में खराब फिटनेस वाली बसों का संचालन छात्रों की सुरक्षा के लिए खतरनाक हो सकता है।
इसी से बचने के उद्देश्य से इस फिटनेस जांच शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस शिविर को लेकर यातायात सीएसपी का क्या कहना है और इन लापरवाही पर आगे क्या कुछ कार्यवाही होने वाली है, यह जानने के लिए देखें हमारी यह खास रिपोर्ट। प्रदेश भर में अब सभी शासकीय और निजी स्कूल खुल गए हैं। स्कूलों की शुरुआत के साथ सभी निजी स्कूलों के बसों का भी धड़ल्ले से संचालन हो रहा है। बता दें कि कोरोना संक्रमण के चलते पिछले 2 साल तक सभी स्कूलें बंद थी। ऐसे में स्कूल बसों का संचालन भी नहीं हो पा रहा था, जिसके चलते बसों में कई सारी खामियां आनी भी स्वाभाविक है। यही कारण है कि पिछले सप्ताह से स्कूल बसों के जांच शिविर लगाए जा रहे हैं। इस शिविर में सभी बसों की फिटनेस टेस्ट की जा रही है। साथ ही साथ ड्राइवर और कंडक्टर का मेडिकल जांच भी किया जा रहा है। जांच के दौरान बहुत से स्कूल बसों में खामियां पाई गई। वहीं अनेकों ड्राइवर कंडक्टर विभिन्न बीमारियों से ग्रसित मिले हैं। खामी पाए जाने वाले बसों और स्कूलों पर यातायात पुलिस फिलहाल चलानी कार्रवाई कर सुधार के लिए हिदायत दे रही है। हमारी गाड़ियों में सब सीट बेल्ट है, ब्रेक है और स्पीड गवर्नर है, जीपीएस है, वाइपर है, इंडिकेटर लाइट, ये सब चीज़ चेक हो रही है। सभी उसी के लिए सब गाड़ी को चेकिंग के लिए लाया गया है। हाँ, यहाँ पे बहुत जो गाड़ी में खामियां पाई गई है वो सर उसका निरीक्षण कर रहे हैं और उसका फाइन चलान जो भी है वो कर रहे हैं। जो भी खामियां रहेगी उसको सुधारते हैं और चलती हैं जो भी है गाड़ियाँ। सुधार होता है समय से, सभी को वार्निंग दिया जाता है, वो सुधार हो रही है गाड़ियों में। और बाकी तो अभी सभी गाड़ियाँ फिट पाई गई है। ये ड्राइवर के बीपी, शुगर और आँख के जांच होते, हाँ हम लोग के हो गए। बाकी ड्राइवर लोग गए हैं मेडिकल के लिए। ये गाड़ी का फिटनेस, ये गाड़ी का कागजात, इंडिकेटर सब, वाइपर वगैरह ये सब चेक कर रहे थे। आपको हम ये भी बता दें कि रायपुर में कुल 101 प्राइवेट स्कूल संचालित हैं, जिनमें से 891 बसों का संचालन होता है। लेकिन अब तक 2 चरणों के शिविर में केवल 20 से 25 स्कूल के बस ही फिटनेस जांच के लिए पहुंचे हैं। आज दूसरे चरण के शिविर के दौरान कुल 104 बसों की जांच की गई और इससे पहले 146 बसों की जांच की गई थी। 891 बसों में से केवल 250 बसें ही फिटनेस टेस्ट के लिए पहुंची हैं और बाकी सभी बसें अब भी बेतरतीब रूप से बच्चों को लाने ले जाने का काम कर रही हैं। स्कूल बसों की जांच के लिए जांच शिविर लगाए जाना यातायात विभाग की एक सराहनीय पहल है, लेकिन स्कूल बसों की जांच के आंकड़ों को देखते हुए ये बात साफ नजर आ रही है कि स्कूल प्रबंधन पालकों से बच्चों की सुविधाओं के नाम पर मोटी रकम वसूल तो लेते हैं, लेकिन जब बच्चों की सुरक्षा की बात आती है तो स्कूल प्रबंधन की लापरवाही साफ नजर आ रही है। स्कूलों की शुरुआत के साथ ही अब स्कूल बसों की जांच का भी यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं यातायात विभाग द्वारा ये शिविर लगाई गई है, जिसमें सभी स्कूलों के बसों की जांच की जा रही है। आप देख सकते हैं ये अलग अलग यहाँ पर जो है शिविर लगाया गया है। इसमें स्कूल बस की जो जाँच है वो की जा रही है, दस्तावेज परीक्षण किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ जो स्कूल बसों में खामियाँ हैं उनको भी देखी जा रही है, क्या क्या खामियाँ इन स्कूल बसों में। आप देख सकते हैं ये मैं कैमरामैन साथी को बोलना चाहूँगा, ये मेरे पीछे जो बसें हैं उस ओर दिखाएँ, उसमें आप देख सकते हैं कितने सारी बसें जो हैं यहाँ पर आई हुई हैं। इससे पहले भी पिछले रविवार को एक बार जांच शिविर का आयोजन किया गया था, उसमें करीब 12 बस स्कूलों के जो हैं 146 बसों का यहाँ पर जांच किया गया था। उनमें भी कई सारी खामियां पाई गई थी और उसके बाद फिर आज जो है यहाँ पर स्कूल बसों का जाँच किया जा रहा है और यहाँ पर जो यातायात विभाग के अधिकारी हैं उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ यहाँ पर जाँच की जा रही है, क्या कहना है। ये जो जाँच की जा रही है क्या कहना है? पिछले 2 वर्षों से स्कूल बंद था तो स्कूल बसों की जांच नहीं हो पाई थी। आज दूसरा चरण है। पिछले सप्ताह भी हमने स्कूल बस की जांच किए थे, इसमें 145 बसें जांच हुई थी। आज 104 बसें आई हुई है, जिसको हम लोग 4 चरणों में जांच कर रहे हैं। पहले चरण में जो दस्तावेजों की जांच की जा रही है, दूसरे चरण में जो मैकेनिकल जांच उसको किया जा रहा है, तीसरे चरण में जो माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है उसका पालन किया जा रहा है कि नहीं, उसको चेकिंग कर रहे हैं और चौथे चरण में चालक और परिचालक का स्वास्थ्य परीक्षण और नेत्र परीक्षण किया जा रहा है। अनेकों खामियां भी पाई जा रही है सर इस दौरान, क्या माना जाए कि पूरी लापरवाही है निजी?
हाँ, जो भी खामियां स्कूल बस में पाई जा रही है उसमें फ़ाइन भी कर रहे हैं हम लोग, उनको समझाइश भी दे रहे हैं, समय दिया जा रहा है कि उस खामियों को दूर कर लें। और जैसे कई में वाइपर नहीं है, जालियाँ नहीं लगी हुई है, लाइसेंस को हम लोग चेक कर रहे हैं, और जो भी खामियां हैं उसमें फ़ाइन करेंगे, और जो बसें नहीं आई है उसको आने वाले समय में हम लोग चेक करेंगे, और मैदानी स्तर में भी जाके वाहनों को हम लोग चेक करेंगे। विभाग से प्राप्त जो आंकड़े हैं सर, उस पर नज़र डाल तो कुल 101 स्कूलें हैं रायपुर में, लेकिन केवल 20 स्कूलों के बस ही अभी तक से पहुँचे हैं। क्या लगता है, पूरी मनमानी? नहीं, जो आरटीओ में रजिस्टर्ड बसें हैं 891 बसें हैं, क्योंकि जो स्कूलों बसों के जो मापदंड है उसमें 12 साल से अधिक बसों को नहीं चलना है, तो कई बसें ऐसी हैं जो कंडम हो चुकी है, जो फील्ड में नहीं चल रही हैं, वो भी अभी आरटीओ में रजिस्ट्रेशन है। और कई बसें ऐसी हैं जो आरटीओ में रजिस्ट्रेशन है किंतु वो दूसरे जिलों में संचालित हो रही है। और कई स्कूल और कॉलेज ऐसे हैं जो अभी चालू नहीं हुए हैं, कॉलेज अभी जैसे जुलाई में कॉलेज खुलेगा, वो बसें अभी नहीं आई हैं, उसको आने वाले समय में हम लोग उसको भी चेक करेंगे। कब तक चलेगा सर ये आज दूसरा चरण है। अब आगे प्लानिंग की जाएगा कि यदि अगले रविवार को या फिर उसके आने वाले किसी रविवार को प्लान करके बाकी जो बसें हैं उसको बुला के भी सभी बसें चेक हो जाए। आखिरी सवाल सर, जो बसें नहीं आई हैं, जो जिन स्कूलों के बसें नहीं आई हैं, उन पर क्या कार्रवाई की? जो बसें स्कूल संचालकों ने अपने बसों को नहीं भेजा है, और यदि वो लापरवाही पूर्वक यदि मापदंड का पालन नहीं करते हुए मैदानी स्तर पे हमको फील्ड में मिलेंगे, तो हम लोग परिवहन विभाग को उसको परमिट को निरस्त करने के लिए भी कार्रवाई करेंगे। आप देख सकते हैं मेरे पीछे तभी स्कूल बसें हैं जो यहाँ पर जांच के लिए पहुँची हुई हैं, जिनका तमाम तरह का जांच किया जा रहा है। कई सारी खामियां भी इन बसों में पाई गई है। कुल 104 बसें जो हैं आज यहाँ पर पहुँची हुई है। 19 स्कूल के बस आज इस दूसरे चरण में पहुँचे हैं। इससे पहले चरण में 46 बसों पर की जांच की गई थी। इनमें भी कई सारी खामियां पाई गई थी। जो ड्राइवर हैं उनमें भी कई सारी खामियां पाई गई थी। कई सारे त्रिदोष से पीड़ित थे, तो कई सारे और भी परेशानियों, बीपी, शुगर जैसे गंभीर बीमारियां ड्राइवर को थी। तो ऐसे में निश्चित तौर पर बड़ी लापरवाही निजी स्कूल प्रशासन की देखी जा रही है। और इन बसों की जांच के बाद और क्या कुछ कार्रवाइयां सामने आती है, और जो स्कूल प्रशासन के बस यहाँ पर नहीं पहुँचे उन पर क्या कार्रवाई की जाती है, यह देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन आलोक यादव के साथ अंकित मिश्रा की रिपोर्ट, वीआईपी न्यूज, रायपुर। रविवार को हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अरूप कुमार गोस्वामी अपने एक दिवसीय शासकीय प्रवास पर बालोद पहुंचे। अपने प्रवास के दौरान चीफ जस्टिस गोस्वामी ने जिला न्यायालय परिसर का अवलोकन किया और अधिवक्ताओं से चर्चा की। चीफ जस्टिस को उनके प्रवास के दौरान गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। उनके प्रवास के दौरान जिला सत्र न्यायाधीश, कलेक्टर और एसपी चीफ जस्टिस के साथ पूरे समय मौजूद रहे। Thank you very much. Wish you all the very best. माननीय न्यायाधीश महोदय के श्री वचनों से हम सब बहुत ही खुश हैं, आह्लादित हैं। सर, एक बात और बताना चाहूँगा कि हमारे जिला प्रशासन बालोद में जशपुर जिले के बगीचा में 2 साल पहले हुए हत्याकांड में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि 2 साल पहले पेड़ काटने के मामले में हुए विवाद के बाद दोनों आरोपियों ने शराब के नशे में 32 वर्षीय युवक की डंडे से ताबड़तोड़ हमला करके हत्या कर दी थी। हत्या को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपियों ने मृतक अशोक मिंज की लाश को झाड़ियों में फेंक दिया था। इसके बाद आरोपी अजय यादव और रॉबर्ट कुजूर अंडमान और मुंबई की ओर भाग गए थे। पुलिस द्वारा आरोपियों के पास से लाश फेंकने में प्रयुक्त मोटरसाइकिल को भी जब्त कर लिया गया है। थाना बगीचा में अपराध क्रमांक 139/20 धारा 302, 201, 34 IPC कायम किया गया था, जिसमें संदेही अजय राम यादव एवं रॉबर्ट कुजूर का तलाश किया जा रहा था, जो घटना के बाद से फरार थे, जिसे 2/7/22 को तलब कर पूछताछ किया गया, जो अपराध घटित करना कबूल किए, जिसे आज पुलिस ने बगीचा पुलिस ने गिरफ्तार किया है और जिसे माननीय न्यायालय पेश की जाएगी।
सर किस प्रकार से घटना हुई थी, क्यों हुई थी सर, और कैसे इन्होंने साक्ष्य छुपाया था? इन्होंने मृतक अशोक मिंज को मिंज के साथ शराब पिए और पूर्ण रंजिश, जिसे सरे का पेड़ काटने और झोपड़ी बनाने के विवाद दोनों आरोपियों से था। शराब के नशे में विवाद खुला, उसे मारपीट कर, डंडा से मारपीट कर मोटरसाइकिल में ले जा करके झाड़ी में फेंक दिए थे, जिसे तलब करने पूछताछ कर घटना को बताए और अपराधी को दिए। इस प्रकार का इनका अपराध का खुलासा हुआ है। इसकी घटना के बाद कहाँ चले गए थे सर? एक घटना के बाद एक बम्बई चल दिया था और एक द्वीप निकोबार द्वीप समूह चल दिया था, इसलिए फरार थे, इसलिए पकड़ा नहीं रहे थे। अब गिरफ्तार? जी, अभी गिरफ्तार हो गए हैं, जिसे मामले में पेश किया जाएगा। दुर्ग जिले के उतई थाना क्षेत्र से 4 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। यहां एक 50 वर्षीय कोटवार ने अपने गांव की 4 साल की बच्ची से रेप किया है। आरोप है कि कोटवार ने घर के बाहर खेल रही बच्ची को चॉकलेट का लालच देकर जबरदस्ती की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी कोटवार को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान लोकेश सोनवानी के रूप में की गई है। राजधानी रायपुर में यातायात नियमों का उल्लंघन कर बेतरतीब रूप से वाहन चलाने वाले एक युवक पर यातायात विभाग की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। युवक के वीडियो वायरल होने के बाद यातायात पुलिस ने 4,000 रुपये का भारी भरकम जुर्माना लगाया है। बता दें कि यातायात विभाग द्वारा व्हाट्सएप पर एक कंप्लेंट नंबर जारी किया गया है, जिसमें आम जनता यातायात संबंधी किसी भी तरह की शिकायत कर सकते हैं। ऐसा ही एक वीडियो बीते दिनों रायपुर यातायात पुलिस को मिला था, जिस पर यह कार्रवाई की गई है। शहर के यातायात एएसपी एमआर मंडावी ने इस कार्रवाई की जानकारी दी और लोगों से अपील की कि कोई भी व्यक्ति यदि यातायात नियमों का उल्लंघन करता हुआ नजर आए तो उसका वीडियो बनाकर संबंधित व्हाट्सएप नंबर पर शेयर करें, ताकि रायपुर की यातायात व्यवस्था और भी बेहतर बनाई जा सके। हमारा एक सोशल मीडिया नंबर है, उसमें हम जहाँ पे पुलिस नहीं रहती है वहाँ पे ऐसे स्थानों पे हम लोगों ने पब्लिक को अवेयरनेस के लिए एक पब्लिक नंबर मतलब व्हाट्सएप नंबर दिए हैं, उसमें कोई भी कंप्लेन कर सकता है। ऐसे ही हमारे नंबर पे एक वीडियो आया था जिसमें एक बंदा जो है वो स्पीडली तेज़ रफ्तार गाड़ी चला रहा था और स्टंट कर रहा था, तो उन्हें नोटिस जारी करके हमारे बुलाया गया और उसमें मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 4,000 रुपये की फ़ाइन किया गया है। यदि कोई सुधार की गुंजाइश नहीं होता है, ऐसे लोगों का हमारे पास में ये है नंबर्स हैं, यदि दोबारा वो वही गलती करते रहेगा तो उसमें हम उन्हें फिर नोटिस जारी करके कोर्ट भेजेंगे और वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा फाइन करवाने का। रायपुर के मौधापारा थाना क्षेत्र में बीते दिनों पुरानी रंजिश के चलते एक युवक पर तलवार से हमला करने वाले 2 प्रमुख आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। बताया जा रहा है कि 27 जून को आरोपी गफ्फार ने अपने 3 साथियों सानू, आलू और आसू के साथ मिलकर मौधापारा निवासी युवक हफीजुद्दीन पर तलवार से हमला कर दिया था। घटना के बाद से ही पुलिस की टीम आरोपियों की तलाश में जुट गई थी और शनिवार को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर मामले में शामिल 2 आरोपी गफ्फार और शेख सानू को गिरफ्तार कर लिया गया है। रायपुर पश्चिम एएसपी आकाश राव गिरुपुंजे ने मामले की पुष्टि की और बताया कि दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और पूछताछ कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। मौधापारा थाना क्षेत्र में दिनांक 27 जून की घटना है, जहां पर हफीजुद्दीन नामक जो पीड़ित है उसके अपने रजबंधा मैदान के पास उसके ऊपर जो है बातों को लेकर, तत्कालिक कारणों को लेकर जो है गफ्फार, शेख सानू, आसू और आलू नामक जो लोगों द्वारा उसके ऊपर तलवार से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल किया था, जिस पर कि थाना मौधापारा में हत्या के प्रयास का मामला पंजीबद्ध किया गया था। उक्त प्रकरण में 2 आरोपी जो है मुख्य गफ्फार है और शेख सानू हैं, इन दोनों को हिरासत में लिया गया है तथा इनसे घटना में प्रयुक्त जो तलवार है उसे जब्त किया गया है। प्रकरण में दोनों ही आरोपियों के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। महासमुंद जिले में कम बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। किसान खेतों की जुताई
करके बारिश के इंतजार में है। जिले की 80% आबादी खेती किसानी पर निर्भर है। ऐसे में कम बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ाना स्वाभाविक है। बीते साल 1 जून से लेकर अब तक 231.3 मिलीलीटर वर्षा हुई थी, जबकि इस साल 1 जून से अब तक केवल 153.9 मिलीमीटर वर्षा हुई है, जो गत वर्ष की तुलना में 77.4 मिलीलीटर कम है। जिस किसान के पास बोर की सुविधा है वो तो धान की रोपाई शुरू कर चुके हैं, लेकिन जिन किसानों के पास बोर नहीं है वे किसान निराश बैठे हैं। वहीं इस मामले में प्रभारी उप संचालक कृषि का कहना है इस वर्ष कम बारिश हुई है, आगे बारिश कब तक होगी इस संबंध में भी कुछ कहा नहीं जा सकता। इस वर्ष 2.45 लाख हेक्टेयर में धान की फसल लगनी थी, लेकिन शासन से 10,000 हेक्टेयर कम करने को कहा गया है। इसके बदले दलहन तिलहन की खेती को बढ़ावा देना है। पानी गिरे ने महाराज, ना खेत जोता थे देखे खेत कैसे सूखा भी नांगर नहीं गड़े है और धान कुकन बता बोआए थे भथा गए, थरहा डाले ट्यूबवेल के पानी संग में कभर नहीं हुआ थे, वो थरहा आवे जगात नहीं बनत है, एतिल जगात है तो ती मरत। अभी बारिश का बहुत परेशानी होते है। अब जुलाई महीना लग गए, पानी गिरत नहीं है, खंड वर्षा कहीं कहीं हल्का फुल्का वर्षा होते, थरहा रुक गए है और जो खुर्रा बोनी है धान अटियात है खेत में जरे नहीं फेंका थे। और यहाँ के किसानी के रीढ़ है, 70% आदमी किसानी से आधारित है महाराज। और वो में तकलीफ ये होते कि पानी गिरत नहीं है, जब का गिरना चाहिए अभी तक के पानी बहुत कम गिरे है। महासमुंद जिला में हमारे बाग बड़ा ब्लॉक तो बहुत कम गिरे है और पूरा थरहा के काम रुके हुए है, थरहा मन बाढ़ गए हैं और बिना बारिश के चिखला मतात नहीं बनाते। और दूसरा में खुर्रा बोनी है पूरा रुक गए, खुर्रा बोनी है जो बो है तो मैंने जरी नहीं फेंक पाते। जैसा कि आपने बताया कि वाकई इस बार जो हमारी बारिश है, इस बार बारिश पिछले वर्ष की तुलना में कम हुई है। ऐसे में जो किसान जो हमारा 2,45,000 हेक्टेयर में धान का जो हमारा लक्ष्य था, हम किसान से वैसे पहले से अपील करते आ रहे हैं कि धान के रकबे को हमको कम करना है। शासन ने भी हमें एक लक्ष्य दिया हुआ है कि कुल धान के रकबे में से हमको 10,000 हेक्टेयर अन्य फसल की ओर परिवर्तन करना है। क्योंकि अभी तक हम 2,000 के लक्ष्य तक ही पहुंच पाए हैं, समय बीतता जा रहा है। हम किसान भाइयों से अनुरोध करते हैं कि धान के जो धान का जो रकबा है उसमें आप परिवर्तन करें, कम करें। बारिश का कोई भरोसा नहीं है कि इस बार बारिश पर्याप्त हो पाएगी कि नहीं पाएगी। यही सोच के आपको आगे की तैयारी भी करना है, क्योंकि किसान अभी जो बारिश हुई उसमें अपनी खेती किसानी में लग गए हैं। कुछ लोग थरहा डालने का भी काम कर रहे हैं, कुछ लोग खुर्रा बोनी जो हमारी होती है खुर्रा बोनी को भी जा रहे हैं। हम किसानों को करेंगे कि थोड़ा रुक कर लाई चोपी जो मेथड होती है, लइहारा मेथड, उस पर भी आप वो कर सकते हैं। उसमें लेबर भी कम लगता है और बारिश के अनुसार आप लइहारा के ऊपर भी जा सकते हैं। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़।